नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का सर्विस नेक्सस पे। आज मैं आपको आप सभी लोगों को इनफैक्ट खास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूँ। जी, उनका नाम है रीता पाल मैम। प्लीज़ मैम। थैंक यू सर। वेलकम मैम। स्वागत है आपका सर्विस नेक्सस पे। मैम बहुत ही मतलब टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, उनका जो मेन है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से है, ये प्रोफेसर है। जी मैडम, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम रीता पाल है और मुझे इस इंडस्ट्री में 20 साल का अनुभव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2004 में IHM अहमदाबाद से किया था। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ बहुत होटलों में, जैसे मैंने सयाजी होटल्स में, हयात रिजेंसी में, ताज होटल्स एंड ITC वेलकम ग्रुप जैसे होटलों में काम किया है। उसके बाद मैंने ये लाइन को शिफ्ट करके टीचिंग लाइन में अपना कदम रखा और टीचिंग लाइन में मुझे करीब-करीब 15 साल का अनुभव है। सो मैम, आपने जब एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया था, कभी आपने सोचा था कि आज इस मुकाम पर पहुंचेंगे? जी सर, इस इंडस्ट्री का यही एक ख़ासियत है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो ज़रूर किसी न किसी मुकाम पर पहुँच ही जाते हैं। बस आपको मेहनत अपनी लगन से करनी होती है, आप पहुँच जाते हैं। तो ये मेरा अपना ही अनुभव बता रहा है कि अगर आप लगातार अपने क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे, तो आप इससे क्या, इससे भी आयत आगे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो आपने कुछ गोल सेट किया था लाइफ में कि मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल होगा और एक लॉन्ग टर्म गोल होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ये IHM में फ़ील्ड रखा था, जब मैंने अपना कंप्लीट किया था पूरा IHM डिग्री का, तो मैंने सोचा था कि मैं 3 साल में एग्ज़ीक्यूटिव बनेगा। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट बनने का सोचा। ये मैंने प्लान किया था। बट जैसे हम बोलते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने 1 साल पूरा सुपरवाइज़री लेवल में स्ट्रगल किया। उसके बाद ही मेरा तुरंत ही प्रमोशन हो गया एग्ज़ीक्यूटिव के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं जिसके लिए 3 साल के लिए सोच रही थी, वो मुझे 1 डेढ़ साल में ही अचीव हो गया। तो बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि होटल इंडस्ट्री उतना खास नहीं है, उसमें उतना सैलरी नहीं है, मतलब डिमोटिवेट करते हैं सामने वाले को। तो आपका क्या कहना मैम? ऐसा अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से सोचा जाए तो कुछ हद तक ये ठीक है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना, आप जिसमें सर्विस भावना, जिसे सेवा भावना जिसे कहते हैं, वो रहती है। तो हम एक सैलरी के लिए नहीं, सैलरी के अलावा भी हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। रहने के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है, यूनिफ़ॉर्म मिलता है, जिसके लिए हमें कॉर्पोरेट में अलग से इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो आपकी एक तरह से सेविंग हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि इसमें और उसमें अंतर होता है, इसमें भी आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी प्रगति अच्छी है, आप अपना बहुत स्ट्रगल दे रहे हैं, सर्विस अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस मिलता है, सैलरी वाइज़ भी इंक्रीमेंट मिलता है और रेपुटेशन, और आप बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। मतलब बहुत अच्छा लाइफ इसमें भी है। जस्ट सोच सोच जो है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। इंसान कुछ भी कर सकता है, और मतलब जो सोच है, अगर वो चाहे कुछ अच्छे पोजीशन में आना है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। लेकिन देखिए ना, इन्होंने भी बहुत अच्छा मेहनत किया और आज इस पोजीशन में है कि वो 10 लोगों को बता सकते हैं कि इस फील्ड में रहना, मेहनत करना, आगे बढ़ना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक्चुअली अभी क्या सोच है कि फ्रेशर्स जो आते हैं, ये 3 साल का अनुभव क्लास में और स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर तुरंत ही इस इंडस्ट्री में आते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा ज़ बहुत ही कहेंगे, होटल इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है। क्योंकि दूसरे किसी इंडस्ट्री में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है 3 साल, फिर 2 साल प्रोफ़ेशनल कोर्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको कहीं जाके जॉब मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, आपको 3 साल के कोर्स में ही आपको अनुभव भी मिल जाता है, इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र मिल जाता है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिलने की संभावना संभावना तो नहीं, मैं बोलूँगी 100% आपको जॉब की गारंटी मिलती है। मैम, ये तो पता है आपने कि होटल मैनेजमेंट करने वालों का है। उन लोगों के लिए क्या है जो होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मतलब पुअर कंडीशन की वजह से या हालात की वजह से या कुछ भी। लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और वैसे लोगों का क्या चांस है मैडम इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल सही, आपने सही बोला है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा भी लगता है। तो इन जो लोगों को नहीं कर सकते हैं, उनके लिए छोटे क्रैश कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, जो वो करने के बाद 3 महीने का डिप्लोमा होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का भी होता है। जो क्षेत्र में आप जिसमें आप अच्छे हैं, उस क्षेत्र में डिप्लोमा करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं।
मतलब आप अपना काम करो और पार्ट टाइम का ये क्रैश क्रैश कोर्स है ये भी करो, ताकि इससे होगा क्या, देखिए सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जो उस पीरियड में सीखते हो वो आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो शायद। तो ये सीखने के बाद आपके काम में बढ़ोतरी हो गई, मतलब तरक्की भी मिल सकता है, आपको पोजीशन भी हासिल हो सकता है। और मैडम उन सब के तरफ से मैं एक पूछना चाहता हूँ, अ, अगर कोई बंदे हैं जो स्पेशली आपके पास सीखना चाहते हैं, मतलब वो जो हाउसकीपिंग का जो रिलेटेड एक छोटा-सा कोर्स रिलेटेड कुछ है, वो आपके पास सीखना चाहते हैं, तो क्या चांसेस है मैडम? जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, अनुभव का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये नहीं देखता है कि आपकी डिग्री आपने प्राप्त की है, कि आप ग्रेजुएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कि आपने ये कोर्स किया है कि नहीं किया है। उसमें मायने रखता है कि आप कितना काम कर सकते हैं और आप कितना अच्छे से, मतलब बोलते हैं, दिल से काम कर सकते हैं, कितना अच्छा आप सर्विस दूसरे को दे सकते हैं, वो मायने रखता है। दूसरी बात की जाए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो जैसा कि पहले कहा भी जाता है, हाउसकीपिंग एक आर्ट होती है जिसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, या हर किसी के लिए नहीं कि आप हर कोई आके हाउसकीपिंग में जॉइन कर सकता है। लोग बोलते हैं हाउसकीपिंग क्या है, सिर्फ सफाई तो करनी है। जी, 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 मुझे तो इस पे ही बात करना है। तो बहुत लो सारे लोगों का कहना ये है, सोचना ये होता है कि हाउसकीपिंग मतलब जस्ट घर साफ करने वाली बात है। तो मैडम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? जी, जैसे हमारा देश में एक बहुत बड़ी धारणा ये भी है, मान्यता भी है, और हमारा देश इसलिए प्रख्यात भी है, जिसे कहते हैं हम अतिथि देवो भव। हम हमेशा अतिथि का सम्मान करते हैं। आप मान लीजिए आप किसी के घर में जाएँ, वो आपका सम्मान भी ना करे, बुलाए भी ना, बिठाए भी ना, और बिठाने की जगह भी साफ-सुथरी ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसा ही मान लीजिए, हम अगर हमारे होटल्स में क्या होता है, गेस्ट आते हैं। आप गेस्ट के लिए आने के लिए क्या होता है, आप जहाँ रहेगा उसकी सफाई-सुथराई ज़रूरी होती है। जिस एरिया में रहता है उसका एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे कि हम किससे देखते हैं, देखने में वो एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर लगना चाहिए, आँखों को आकर्षित करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं आई फॉर डिटेल। दूसरा होता है कि वो आपको सूंघने में जैसे अच्छा लगना चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, ताज़ापन दिखना चाहिए। इसे हम बोलते हैं, वो दिखने नहीं है, वो आपको फ़ील कर सकते हो। आप अपने बॉडी ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन जिसे बोलते हैं, हमारी इंद्रियाँ होती हैं, उससे हम आपको उनको फ़ील कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए जिसपे हम चल रहे हैं, जैसे हम पैरों से चलते हैं, आपका नीचे क्या फ्लोरिंग है, मार्बल डाला है, टाइल्स डाला है, अ, वुडन फ्लोरिंग डाला है या ग्लास टॉपिंग किया है। सो वो आपके स्टैंडर्ड को दिखाता है कि आपने क्या स्टैंडर्ड किया है। सो और पूरा इंटीरियर डेकोरेशन, जिसे कि आप बोलते हैं कितने लाइट फिक्सचर्स लगे हैं, क्या आपका टाइलिंग किया है, क्या आपका फ्लोर्स का है, कैसा आपने इंटीरियर डेकोरेशन किया है। तो ये सब हाउसकीपिंग के अंतर्गत, जो आप देख सकते हैं अपने आँखों से, वो सब हाउसकीपिंग के अंतर्गत आता है। तो ये जो मान्यता है हाउसकीपिंग सिर्फ़ एक क्लीनिंग क्लीनिंग होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लीनिंग इज़ द वन पार्ट ऑफ दैट। वो क्लीनिंग तो हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, किचन डिपार्टमेंट हो, हर जगह क्लीनिंग और हाइजीन का तो बिल्कुल सामान्य महत्व है। थैंक यू मैडम। वैसे तो आपने अभी ये बताया कि हाउसकीपिंग क्या होता है। मैम मुझे ये भी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स हैं और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो पोजीशंस है, कैसा और कितना मायने रखता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जैसे हम हायरार्की बोलते हैं, और एक बोलते हैं प्रणाली है नीचे से ऊपर तक जाने की। उसमें सबसे नीचे होता है, एक्चुअली हाउसकीपिंग जो होता है वो 3 विभाजित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोर्स, जिसमें रूम्स में लोग काम करते हैं। आप रूम क्लीनिंग बोल सकते हैं और रूम डेकोरेशन से जो भी बोल सकते हैं। तो एक होता है जो लोग रूम्स में काम करते हैं। दूसरा बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम पब्लिक एरिया, जिसमें आपका रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स और जितना भी एरिया जो भी होटल में रूम्स के अलावा आता है, जहाँ पे बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उस शब्द को हम पब्लिक एरिया बोलते हैं, जिसमें आपके वॉशरूम, रेस्टरूम्स सब चीज़ें आ जाती हैं, पार्किंग, पार्क्स। और तीसरा होता है लिनन डिपार्टमेंट और लॉन्ड्री, जिसके साथ कंबाइन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लॉन्ड्री में लोग आते हैं, वो लॉन्ड्री में जिसको कि आपको फैब्रिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, केमिकल्स के जो वॉशिंग केमिकल्स होते हैं उसके बारे में अगर नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, आपने कहीं काम किया है, आपने उसको सीख रखा है, तो उसमें आप आ सकते हैं। उसकी भी पे अगर बोले तो सैलरी जिसे बोलते हैं, वो भी अच्छी होती है, नॉर्मल वेज से ज़्यादा रहती है। दूसरा होता है हमारा फ्लोर्स, जिसे वो सबसे हाईएस्ट पे सैलरी फ्लोर्स में मिलती है।
जिसको आप फ्लोर बॉयज़ जिसे बोला जाता है, जिसमें शुरुआत के दिनों में फ्लोर बॉयज़ में आपको काम करना पड़ता है, रूम का क्लीनिंग सीखना पड़ता है, बेड मेकिंग कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होते हैं और कितना फ़ास्ट आप बना सकते हैं। नॉर्मली अगर बोला जाए तो स्टैंडर्ड जो टाइम होता है बेड मेकिंग का वो 3 मिनट्स का होता है। बट जो जैसे शुरुआती दिनों में लोग होते हैं उनको 15 मिनट लेते हैं, किसी-किसी को आधा घंटा तक बनाने में लगता है। तो जितना जो फ़ास्ट सीख लेता है, उतना ही जल्दी वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक रूम बनाने में जैसे बोलते हैं हम ऑक्यूपाइड रूम क्लीनिंग और डिपार्चर रूम क्लीनिंग, सो ऑक्यूपाइड रूम क्लीनिंग लगभग 20 मिनट में पूरा हो जाता है। अगर जो इंसान आधे घंटे सिर्फ बेड ही बनाएगा तो वो क्लीनिंग नहीं कर सकता है। तो जिसका जितना फास्ट सर्विस होती रहती है उसका उसमें ज़्यादा बोलते हैं जितना जल्दी प्रगति कर सकता है। तो अगर आपको बोलूँ कि एक इंसान जो अभी अभी फ्लोर बॉयज़ में ज्वाइन किया है, उसने अगर सीख सीख के अगर वो आधे 20 मिनट में ऑक्यूपाइड रूम क्लीन करके दे सकता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो 1 साल में प्रगति भी कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। तो 1 साल या 3 साल के अंदर उसको सुपरवाइज़री पोज़ीशन मिल जाती है। मैम बहुत अच्छा लगा ये सुन के और मुझे और भी 2 सवाल दिमाग में आए ये सुनते-सुनते। मैम एक रूम अटेंडेंट का क्या रोल होता है? बहुत, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये रूम अटेंडेंट आप बोलिए सिर्फ़ एक हाउसकीपिंग में ये रूम अटेंडेंट है, इसको सिर्फ़ रूम क्लीनिंग करना है, ऐसा नहीं होता है। वो रूम अटेंडेंट एक पूरा प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होता है, जिसको देखने से लगता है कि हाँ, वो इस होटल से बिलॉन्ग करता है। दूसरा उसको रूम्स के बारे में पूरी नॉलेज होती है, अपने आस-पास के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जिससे अगर गेस्ट कोई सवाल पूछे कि मेरे यहाँ पे आपको कोई शॉपिंग बताइए, आप कोई मूवी थिएटर्स का नेम बताइए जो अच्छा है, यहाँ पे अच्छा कोई बुक स्टॉल है, लाइब्रेरी है, तो उसको पूरा जनरल नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रूम क्लीनिंग जानता है और बाकी कुछ नहीं जानता है, तो उसमें जनरल नॉलेज का बहुत महत्व होता है और बहुत ही अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, बात करने में बहुत मधुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि हम गेस्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो जो हमको बोल रहा है हम सुन नहीं रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ काम क्लीन करना है, हम क्लीन करके चले जाएँगे। इसको नहीं बोलते हैं। वो जो फ्लोर बॉयज़ और रूम बॉयज़ जिसे बोलते हैं, उनको ये सब नॉलेज बहुत ध्यान रखना होता है, गेस्ट हमसे क्या बोलता है। कभी-कभी गेस्ट क्या होता है कुछ बोलते नहीं हैं, वो बस इशारों में बोलते हैं, इधर आइए या कुछ भी इशारे में बात करते हैं, तो हमको गेस्ट के इशारे भी समझ में आने चाहिए। तो इसे बोलते हैं बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने आस-पास के क्षेत्र के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारी बात जैसे हम किसी भी संविधान सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके कुछ नियम कानून होते हैं कि हमें क्या बातें गेस्ट से बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं एक उदाहरण के लिए एक सब आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब गेस्ट ने आपसे पूछा कि आप यहाँ काम कितने साल से कर रहे हैं? आपने बहुत खुश होके बोला मैं यहाँ से 3 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको कितनी प्रगति मिली है? आपको कितनी सैलरी देते हैं? इतना कम सैलरी में आपको क्यों काम करना पड़ रहा है? मैं आपको इससे अच्छी सैलरी इस होटल में दिलाता हूँ। ऐसे बहुत से सवाल गेस्ट कभी-कभी कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या चीज़ गेस्ट से बात करनी है, किस चीज़ को हमें डाइवर्ट कर देना चाहिए सवाल को, किस चीज़ का आंसर हमें कैसे देना चाहिए। सॉरी मैम इन शॉर्ट आप जिस जगह में काम करते हो उस जगह के लिए नेगेटिव बातें कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि आप उस जगह में काम कर रहे हो, वहाँ से आपको जो भी सैलरी मिल रहा है उससे आपका पेट भरता है, आप उस चीज़ से खुश हो, ठीक है? बोलने वाले बहुत ऑफ़र करते हैं, आपको सबसे पहले अपना जो काम है वो सीखना है, उसको पॉलिश करना है और आगे बढ़ना है। जी मैडम, जी, कंटिन्यू। जी, बिल्कुल सही। तो मैं यही बता रही थी कि रूम जो बॉयज़ होते हैं उसको बहुत सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। समाज की नॉलेज क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कौन हमारे अपने मैनेजमेंट के विरोध में हमें कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो तो हमारे गेस्ट हैं। तो हमें अपनी कौन-सी चीज़ उनको बतानी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं बतानी चाहिए, शेयर कर ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा भी नहीं कि हमने उसको रूड बोल दिया, "सर जी हम ये नहीं बता सकते हैं, मैनेजमेंट ने मना किया है", ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। हम उनको बोल सकते हैं, "हम यहाँ पे बहुत अच्छे से खुश हैं, हमारा सब देखभाल हो रहा है", तो वो भी खुश रहते हैं और हम भी खुश। इससे पता लगता है कि हमारे होटल का क्या स्टैंडर्ड है। हम अपनी नेगेटिविटी पब्लिसिटी नहीं करते, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। ये होटल और ये आप उस होटल के प्रति आप कितनी ईमानदार है ये भी इसका भी प्रतीत होता है। अदरवाइज़ आप अगर गेस्ट को उस होटल के बारे में नेगेटिव बोलेंगे तो वो यही सोचेगा ये बंदे को कहीं भी लेके जाओ उस कंपनी के बारे में वो नेगेटिव बोलने वाला है और इससे उस बंदे का जो इमेज है खराब होता है और कुछ नहीं। ठीक है? बिल्कुल। तो आप जैसे भी रहो मेहनत हमेशा आपके साथ रहना चाहिए और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना चाहिए। मैम एक सवाल और है बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करो या ना करो अलग बात है
और हमेशा अब्रॉड में जॉब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है अब्रॉड में जॉब किस पोजीशन में करना है, मतलब किस डिपार्टमेंट में करना है। कॉमन सी बात है, सबको ये वेटर बोलते, मतलब F&B सर्विस में बोलते हैं या किचन में बोलते हैं। मैम, कितने लोगों को ये पता है कि जो अब्रॉड, स्पेशली गल्फ में, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पर हाउसकीपिंग का जॉब परसेंटेज कितना बेटर है और बड़ा है? बहुत सही सवाल। अक्सर क्या है ना, लोग सब जगह विदेश भागने लगते हैं कि हमें विदेश में जॉब करना है, विदेश में जॉब करना है। लोग किचन में जानते हैं क्योंकि बोलते हैं किचन में बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, तो आप किचन में जा सकते हैं, सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसे बोलते हैं जॉब मिलने की परसेंटेज गारंटी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में रहती है। वहाँ पे होटल्स में है ना, रूम्स में है, आप बोले फ्लोर बॉयज़, रूम बॉयज़, अगर आप जाके भी वहाँ देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कम मोर देन 50%, तो बोलते हैं ज़्यादा 50% से अधिक लोग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इन शॉर्ट कि चांसेस जो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए ओपन है, खुला है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप सीख सकते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लाइफ, मतलब करियर स्टार्ट हो सकता है अब्रॉड में स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि बेल बॉय का क्या रोल होता है, कितना चांसेस है जॉब और जॉब के हिसाब से? जी, ठीक है, आपने सही सवाल पूछा। बेल बॉय, पहले मैं आपको बताती हूँ ये बेल बॉय होता क्या है, इसका क्या काम होता है और ये क्या कैसे करता है। बेल बॉय जिसे बोलते हैं हम, आप हिंदी भाषा में जैसे बोला जाए, दरबान नहीं ठीक रहेगा, पर जो वो व्यक्ति जो गेस्ट को सर्विस देता है, उसके लगेज लेता है, उसके लगेज को लगेज ट्रॉली में रखता है और मतलब जो जो आपके होटल में आता है बाहर से, मतलब घूमने के लिए या कुछ भी 3 दिन 4 दिन स्टे करने के लिए, वो जो लगेज लेके आते हैं, उसे रूम में लेके जाने के लिए मैम कह रही है शायद। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो गेस्ट का लगेज है उसको कैसे लगेज लेके आया है, उसमें टैग करना, उसको बेल बॉय ट्रॉली में लगाना और ट्रॉली से लेकर गेस्ट के साथ उसको पूरा रूम बॉय तक, रूम्स तक लेके जाना और रूम का दरवाज़ा खोल के पूरा एक्सप्लेन करना रूम के बारे में कि यहाँ पे आपका बाथरूम है, यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ एसी है, एसी का नॉब ऐसे चलता है, की कार्ड इसमें डालने से लाइट ऐसे ऑन होती है। तो जितना भी आपके रूम के बारे में जो गेस्ट को बताया जाता है, ये रूम बॉय नहीं बताता है, ये बेल बॉय का काम होता है। तो बेल बॉय को रूम के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्या रास्ता है, लिफ्ट कैसे चालू होती है, कैसे जाती है, गेस्ट से कैसे किस एटिकेट में बात करना होता है और उसका जो हम बोलते हैं ड्रेस कोड, वो बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं आप कुछ भी फंकी कपड़ा पहन के आ सकते हैं, नहीं। बिल्कुल बेल बॉय का एक टॉप होता है, ट्राउज़र होता है और बटन्स जो कि बिल्कुल ग्लॉसी बटन्स होती हैं, जहाँ पे आपका होटल लोगो और साइड में नेम प्लेट के साथ दिखाया जाता है, जिसमें गेस्ट आपको भी आपके नाम से बुलाता है और आपको भी गेस्ट को गेस्ट के नाम से बुलाया जाता है। आप सर करके बोलने से अलावा उनका अगर गेस्ट का नाम अगर आपको पता है क्या है, तो अगर आप उससे उसको संबोधित करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसे बोलते हैं हम उनको गेस्ट के बारे में गेस्ट को ज़्यादा जानते हैं, तो ये बेल बॉय के काम होता है। मैम, इसके साथ मुझे और एक सवाल ध्यान में आया कि मैम, बहुत सारे गेस्ट कुछ पूछते हैं, तो अगर शायद आपको पता नहीं है तो उसे कैसे कन्वे करना है? जैसे आप गेस्ट ने आपको एज़ ए आप बेल बॉय हो, आपने मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गेस्ट को डायरेक्ट नहीं पता है नहीं कह सकते। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता है। आप बोलते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। सर मैं अपने सीनियर से आपको बताता हूँ पूछ के। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ अथॉरिटी नहीं है कुछ बात करने की, कुछ बताने की या कुछ बोलते हैं आप अगर अगर आप बताइए उदाहरण के तौर पे गेस्ट ने आपसे पूछा है, ये एसी मुझे 15 सेंटीग्रेड पे चाहिए, आपने 18 कर रखा है, आप इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि मुझे नहीं है। तो आप बोल सकते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से ये 18 पे रहता है सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको चेंज करा सकता हूँ। मैं बेल बॉय हूँ, मैं आपको इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके इसको ठीक कर सकता हूँ। तो जो काम आप नहीं कर सकते आप दूसरे से कंसल्ट करके उनको, लेकिन फीडबैक जिसे बोलते हैं वो देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो गेस्ट क्या समझेगा इसको मैंने बोला और ये दूसरे से पास ऑन करके चला गया। इसने मेरे बात को नहीं सुना। सो गेस्ट जो भी बोले, छोटी से छोटी चीज़ को भी हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और वो मैसेज अगर आप कर सकते हैं, आपके दायरे में आता है, आपके क्षेत्र में आता है तो आपको कर देना चाहिए। और अगर नहीं आता, आप नहीं कर सकते हैं, आप किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है उसे, तो गेस्ट को बोल सकते हैं, सर मैं आपसे अपने सीनियर से कंसल्ट करके बात करता हूँ या मैं इसके लिए पूछ के आपको बताता हूँ। हाँ या ना जो भी उत्तर है आपको गेस्ट को लेकिन देना बहुत ज़रूरी होता है। मैम, वैसे हम भी बहुत सारे होटल्स में जाते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाके ना हमें थोड़ी तकलीफ होती है। वहाँ का कुछ रूम्स के अंदर कुछ फैसिलिटी हद से ज़्यादा मतलब बेटर होता है, तो हमें समझ में नहीं आता। या कुछ वक्त ऐसा होता है कि हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, वो हमको समझ में नहीं आता। और मेरा कहना ये है कि जब आप
बेल बॉय आपका गेस्ट को रूम दिखाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ उनसे बात कर ले, हाय सर मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ पर इतना साल से हूँ और मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए हूँ, मैं थोड़ा आपको रूम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? ये कितना ज़रूरी है और इसके साथ आपका जो मतलब एसेट है, आपका जो एसेट मतलब जो मुस्कान है, ज़रूरी है और जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है 100% अच्छा होना चाहिए और लाइट परफ्यूम भी होना ज़रूरी है। जैसे मैम जी, बिल्कुल, जैसे कि आपको गेस्ट आप बेल बॉय हैं, आपने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा कैसे खोलना है, आपको की कहाँ रखना है। कभी-कभी गेस्ट ना बहुत न्यू होते हैं, किसी-किसी सिस्टम में अलग होता है, जैसे आपने की कार्ड डाला, किसी में होता है आपने बटन्स ऑन ऑफ किया, वो सिस्टम होता है। तो सभी होटलों में अलग-अलग होता है, कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी है, 7 स्टार प्रॉपर्टी है। गेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक ही बार पहली बार आ रहे हैं आपके रूम में, आपको नहीं पता है गेस्ट के कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं पहले तो बेल बॉय का ये बहुत ही पहला कर्तव्य होता है कि आपको रूम्स के बारे में बताना और अपना नाम के साथ बताना कि सर मेरा नाम ये है, मैं आपको इस सुविधाओं के बारे में बताता हूँ और पूरा सुविधाएँ पूरे जो रूम में स्टार्ट होता है यहाँ से वार्डरोब से लेकर क्या फॉर एग्जांपल हम आपको उसमें आप लॉक लॉकर रखते हैं, लॉकर रखते हैं, ये लॉकर कैसे खोला जाता है, इसके कैसे पॉइंट हैं, अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो सकती है तो आप फ्रंट ऑफिस में कॉल कीजिए। यहाँ पे जो निर्देश पत्र वहाँ पे रखा रहता है उसको भी बता सकते हैं कि ये सही है, पढ़ के देखिए। आपके उसमें कैसे लॉन्ड्री बैग्स रहते हैं, लॉन्ड्री स्लिप रहती है, आप बताएँगे सर इसको आपको जब भी आपको लॉन्ड्री की आवश्यकता हो, आप इसमें स्लिप डाल दीजिए, बाहर कार्ड दरवाजे पे लगाइए। मैम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री का कितना महत्व है? ठीक है, बहुत सही सवाल किया है आपने। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती क्या है और ये होटल इंडस्ट्री होती क्या है। देखिए हमारे ये जो बोलते हैं सरकारी प्रावधान होते हैं, इसमें सब इंडस्ट्रियों को अलग-अलग विभाजित किया जाता है। तो हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़े क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं टूरिज़्म के अंतर्गत। टूरिज़्म जिससे टूरिस्ट जैसे एक ये जो शब्द है ये टूरिस्ट से आया है, जिसमें हम टूरिस्ट के बारे में देखना, तरह-तरह के टूरिस्ट कैसे टूरिस्ट होते हैं, उसमें एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें होटल्स एंड एयरलाइंस इंडस्ट्री आती है। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पहले तो ये 12% हमारे देश को कवर करती है, जिसे बोलते हैं हमारे देश की जीडीपी 12% कम्स फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री ओनली। जिसे बोलते हैं टूरिज्म विभाग से 12% हमारा जीडीपी सबसे ज़्यादा रहता था। लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा इंडस्ट्री में गिराव आया है। उसके बाद से अभी जो आप नए अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे न्यूज़पेपर वगैरह में अगर आप देखते हैं, तो इस इंडस्ट्री ने अभी बहुत जल्दी एकदम से बूम पे आई है और 9% टोटल जीडीपी में अपना शेयर दिया है। सो ये इंडस्ट्री ये है कि जिसे आप बोलते हैं ना, पहले इसको कहा जाता है न गिरने वाली इंडस्ट्री, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता है, हमेशा उदय पे रहती है। लेकिन इस थोड़ा बहुत कोरोना में ये थोड़ा नीचे आई थी, निचले स्तर पे आई थी, लेकिन फिर से इसने अपनी बढ़ोतरी की है और अभी भी इसने 12% पार किया है जीडीपी में। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, बहुत इंडस्ट्री है, मतलब बहुत आपको हाई ग्रोथ मिलती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहती है। आप अगर आप बहुत ही मेहनती हैं और आपको बहुत लगाव है अपने क्षेत्र से और अपने डिपार्टमेंट से बहुत है, आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज है और अपना अच्छा दे सकते हैं आप गेस्ट को, सर्विस को और मैनेजमेंट को, तो इसमें बहुत बहुत ऊपर तक आपकी प्रगति होती है। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस ये देखना है कि आपको अपने क्षेत्र से दूसरे से कंपेयर करना नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आप बोले कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं अभी जॉइन हुआ, मेरी अभी ये सैलरी है। दूसरा मेरा ही दोस्त दूसरा ही है, वो दूसरे कॉर्पोरेट विभाग में उसकी ये सैलरी है। ये कंपैरिज़न ठीक नहीं रहता है बिकॉज़ सबके अलग-अलग होते हैं। सब विभाग अपने-अपने अलग-अलग क्षेत्र पे रहते हैं। इस विभाग में अगर आप बढ़ जाते हो, अगर बहुत बहुत मेहनत करते हो, तो आप 3 साल में, 4 साल में इतनी ऊँचाई पे पहुँचेंगे कि दूसरा कॉर्पोरेट वाला आपसे नीचे रह जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। मेरा भी इसमें बहुत बड़ा अनुभव रहा है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि अगर आप इसमें इंडस्ट्री में आते हैं और आपको बहुत ही पैशन है काम करने का, आप मेहनती हैं बहुत ही, तो इसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप सोचिए नहीं मुझे सिर्फ़ बैठे-बैठे वाला जॉब चाहिए, जिसे बोलते हैं ऑफ़िस जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सिर्फ़ बैठना हो, काम करना हो, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि मैं बेस्ट हूँ। ये अगर आप कर सकते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। इसमें सबसे एक ख़ास चीज़ क्या पता मतलब मेरे हिसाब से हम लोग ना हर रोज़ लोगों से नए-नए लोगों से मिलते हैं और उनसे जो मुलाकात होती है, जो बातें होती है, इससे एक
अनोखा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और बोलते हैं ना, बहुत रिश्तेदार मतलब रिश्ते होते हैं जो छोटी होती है बट बहुत यादगार होती है। जैसे ट्रेन में किसी से मिलते हैं, फ्लाइट में किसी से मिलते हैं या हॉस्पिटल में किसी से मिलते हैं, तो बहुत छोटी मीटिंग्स होती है बट लाइफ में बहुत खास इम्पैक्ट रहता है। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ होटल इंडस्ट्री में भी है। जब आप होटल में काम करते हो, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट्स में, तो हर रोज़ आपको नए-नए लोग मिलते हैं, जिससे बात करते हो और आपका जो मूड है, बहुत ही मतलब आसमान की तरफ छूता है, क्योंकि आपको नया अनुभव मिलता है, नए लोग मिलते हैं, नए चेहरे मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक वक़्त था कि गेस्ट और जो स्टाफ का जो रिलेशन था, मतलब हम उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, मतलब उनसे पर्सनल बात करना वगैरह। लेकिन आज खुद गेस्ट हमसे इतना क्लोज़ली बात करते हैं, अच्छा लगता है। पर इसका एडवांटेज हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कोई गेस्ट अच्छा से बात कर रहा है या कंधे पे हाथ रखा है, तो हमें अपना जो हाथ उनके कंधे पे नहीं रखना है, और जब हँसते हैं तो मुस्कुराना है, ज़्यादा हँसना नहीं है लाउड में। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हमें अपने ऊपर काबू रखना है। जी मैडम। जी, बिल्कुल सही बोला है आपने। जैसे कि हम बोलते हैं बहुत लोगों से जितना हम मिलते हैं ना हमारे भी उतने ही विचार बदलते रहते हैं। पर लोगों को ये विचार बदलने के लिए बाहर घूमने जाने की ज़रूरत पड़ती है। लोग ट्रैक करने जाते हैं, कोई कहीं बाहर बढ़ जाता है। इस इंडस्ट्री में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तरह-तरह के लोग हमारे ही होटल्स में आते हैं जिससे हम अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। अपने हम बोलते हैं विचार भी कभी-कभी बदल सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ही अ, थकान अनुभव नहीं होती है, काम जी। करने में एनर्जेटिक रहता है मूड क्योंकि इतने नए-नए लोगों को देखते हैं ना, तो कभी भी बोरियत नहीं होती। जिसे हम बोलते हैं बोर हो जाते हैं। एक जैसे आप दूसरी इंडस्ट्री में एग्ज़ाम्पल के तौर पे काम करें, एक इंसान जो काम कर रहा है सुबह आया है 9 बजे और शाम को 6 बजे तक जाएगा। बैठे-बैठे सिस्टम में काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है और वो पूरा थक के चूर हो जाता है बिकॉज़ उसका मेंटल पूरा टायर्ड हो जाते हैं। इस इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है हम बहुत से अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, ऊपर-नीचे काम करते हैं, यहाँ से वहाँ दोस्तों लोगों से बात करते हैं। हमारे स्टाफ मेंबर से हम लोग इधर-उधर बात करते हैं, या स्टाफ के बारे में बात करते हैं, तो बोरियत जिसे बोलते हैं, वो नहीं होता है। अगर आप 14 घंटे भी काम करें 14 घंटे, 18 घंटे भी काम करें तो इसमें थकान का अनुभव नहीं होता है, बोरियत नहीं आती है और जिसे बोले एक फ्रेश फीलिंग होती है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है दूसरे इंडस्ट्रीज़ और हमारे इंडस्ट्री में और मैं कहूँगी जिसे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता हो, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती हो, बाहर जाना, घूमना-फिरना बहुत पसंद है, लोगों से बातें करना, अपने बारे में बताना, उन उन लोगों को ये इंडस्ट्री में जॉइन करना चाहिए। और जो सेवा कर सकता हो, जिसको सर्विस देनी बहुत अच्छी लगती हो और इस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं ये बता सकती हूँ कि जिस इंसान को ये लगता हो कि मैं बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकता हूँ, अपनी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है जैसे कि बोलो अच्छे तरीके से बेड बनाना, दूसरों को कुछ देना, कुछ अपनी-अपनी नई इनोवेशन वाले नए-नए तरीके अपनाना, उन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और बोलो तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भी आना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है ना हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती किचन में आपको एक रेसिपी दी है, आपको वो फ़ॉलो करना है, वो बनाना है और वही देना है। कुछ रेसिपी शेफ्स होते हैं वो अपना थोड़ी रेसिपी में बदलाव करते हैं और गेस्ट को पसंद आ जाती है। वैसे ही इस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ये होता है कि हम अपनी सर्विस गेस्ट को तरीके से दे सकते हैं। अब फॉर मैं एग्ज़ाम्पल के तहत बताती हूँ, आपको गेस्ट आया है आपके रूम में, आप स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये बोलता है आपको बेड बनाना चाहिए, आपको अमेनिटीज़ प्रदान करने चाहिए, बेल बॉय ने आपको बताया है, ये सब है। लेकिन एक रूम बॉय का योगदान ये होता है कि बेल बॉय तो आपको ये बता के चला गया, वो दोबारा नहीं आता है, लेकिन रूम बॉयज़ गेस्ट के साथ रहता है। गेस्ट रूम में रहता है, रूम बॉयज़ भी वहाँ पे रहता है। तो आप जिस तरीके से काम करते हैं, कैसे फटाक से काम किया, आराम से काम किया, जिस तरह से, जिस लगन से आप काम करते हो, वो लगन आपको गेस्ट को दिखाई देती है कि आप ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और आपने बेस्ट अपना पर्सनल सर्विस दिया है, तो गेस्ट के क्लॉथ्स हैं, उसको आप अच्छे से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। कुछ गुड नाइट कार्ड के जैसे आप उनको चॉकलेट्स या फ्लावर्स भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। फूड बास्केट प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और अगर हमको गेस्ट को पता है कि ये इसको ये लाइकिंग्स है, ये ड्रिंक्स में ये पसंद है, खाने में ये पसंद है, तो आप पर्सनली गेस्ट की रिक्वेस्ट पे आप हमारे होटल्स में ये अच्छा रेसिपी है, ये है, तो आप उसको गेस्ट को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका रूम बॉय ही कर सकता है। यहाँ पे सुपरवाइज़र्स नहीं आ सकता है, एग्ज़ीक्यूटिव को नहीं पता है, तो सबसे ज़्यादा गेस्ट की नॉलेज रूम बॉय को होती है। तो जैसे कि ये अभी जैसे कि अभी मैम ने शेयर किया, तो मैं एक 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 छोटा-सा स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कि अभी मेरा एक स्टूडेंट जो कि अब्रॉड में काम कर रहा है, और उन्होंने हाउस की फ्रंट ऑफिस में थे। उन्होंने किया ये कि उनके कोई वीवीआईपी गेस्ट आए थे, और सिर्फ उस बंदे को पता था उस वीवीआईपी के बारे में, क्योंकि वो इंडिया से थे जो वीवीआईपी है, और उनके वहाँ उनको पता नहीं था कि कौन है क्या नहीं। तो उस बंदे ने किया ये कि एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया, एक छोटा सा गिफ्ट करके उन गेस्ट के रूम में दे के आए, और छोटा सा एक नोट लिखा जिससे कि थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस, ऐसा कुछ लिखा था। तो इससे गेस्ट इतने इम्प्रेस हो गए, ठीक है, उन्होंने पर्सनली आके उस बंदे का नाम पूछा, उनसे फ़ोटो लिया। हुआ ये कि बाद में जब होटल्स में ये चीज़ पता चला कि सो एंड सो पर्सन आए थे, वो इस बंदे को बहुत पसंद किया, तो उस बंदे का बहुत नाम हुआ वहाँ पर, बहुत तारीफ़ हुई। ये एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि हर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना मैनेजर तक जाने की ज़रूरत नहीं, हाँ, परमिशन लेना ज़रूरी है। उस बंदे ने भी वही परमिशन लिया था, और कल किसी को पता नहीं था ये इतना बड़ा अच्छा नाम उस होटल का हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक बंदे के पास ये आइडिया होना ज़रूरी है। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो हुनर और ये बोलते हैं कि जो काबिलियत है ना, एक रूम बॉय के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, अगर आप बोलें पूरे, जब गेस्ट आपके रूम में होटल में आता है और जब तक जाता है, सबसे ज़्यादा समय रूम बॉय जो होता है वो गेस्ट के साथ व्यतीत करता है। रूम क्लीनिंग के टाइम पे एक रूम कम से कम 2 बार क्लीन होता है दिन में, तो 2 बार कम से कम 20-20 बोले तो 40 मिनट तक का 40 मिनट हम आपके गेस्ट के साथ, एक गेस्ट के साथ व्यतीत करते हैं। और एक रूम बॉय अगर बोला जाए स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, एक रूम बॉय एक दिन में 14 रूम क्लीन करता है। तो 14 गुणा 20, 20 मिनट का है ना? तो 14 गुणा 20 बोले तो 280। 280 मिनट हम गेस्ट के साथ ही रहते हैं। तो गेस्ट के साथ रहने से हमें कुछ तो गेस्ट के बारे में पता लगता है, उसकी क्या आदतें हैं, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ये एग्जीक्यूटिव को, सुपरवाइजर्स को नहीं पता होता, बिकॉज़ वो गेस्ट से बहुत कम बात करते हैं। कभी-कभी बात कर सकते हैं, या कुछ आपकी कंप्लेन हुई है या बहुत एप्रिशिएशन हुआ है, तो आप बुलाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय रूम बॉय को व्यतीत करना पड़ता है गेस्ट के साथ। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा भी है, अगर आप पॉजिटिव पॉइंट में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। हमको गेस्ट के बारे में चीज़ें पता होती हैं, और हमारी ही वजह से, जैसे बोलते हैं ना, होटल्स किससे चलते हैं? रिपीटेड बिज़नेस से, बोलते बार-बार अगर गेस्ट आपके होटल में आएगा, तो उससे आपके गेस्ट की बिज़नेस रेवेन्यू बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है। तो व्यवसाय बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है रूम बॉय। जी, एब्सोल्युटली, जी, सही, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे। और जी हाँ, तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ख़ास 5 चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉयी स्पेशल इन होटल इंडस्ट्री में जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? मुझे ये कहना था, मतलब इनफैक्ट पूछना था आपसे कि अगर होटल इंडस्ट्री में जाना है तो सबसे पहले जो कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसपे उनको फ़ोकस करना, मतलब तैयार रहना है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि इस इंडस्ट्री में, जिसे आप होटल इंडस्ट्री बोलते हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं, इसमें आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रूमिंग आपका। आप कैसे लुक करते हैं, आपका कैसे आपका पहनावा है, क्या आपका ड्रेस कोड है। और इस इंडस्ट्री में हर की ग्रूमिंग अलग-अलग होती है, हर डिपार्टमेंट की, जैसे आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की है, फ्रंट ऑफिस की है, किचन की है, सर्विस की है। तो जिसका जैसा काम होता है उसके हिसाब से उसकी यूनिफ़ॉर्म होती है, और वैसे ही ग्रूमिंग मेंटेन करनी पड़ती है। तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है, और जिसे बोलते हैं यूनिफ़ॉर्म, जिस रूम में दिया, जिसका हमें मैनेजमेंट की तरफ से, होटल की तरफ से जो यूनिफ़ॉर्म हमें दी जाती है, वो पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें लगता है कि हम लॉयल हैं अपने कंपनी की तरफ, और हम बहुत ही गेस्ट को भी पहचानने में आसानी होती है कि ये बंदा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का है, ये बंदा सर्विस डिपार्टमेंट का है, ये बंदा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का है। तो ग्रूमिंग में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहला नंबर है, जिसे बोलते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंस दी जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंस दी जाती है आपकी फिजिकल फिटनेस की, कि बंदे को फिजिकली फिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बीमार है, डल है, झुके-झुके आ रहा है, फ़ीवर है, फिर भी काम कर रहा है, और बोले तो उसको कुछ स्किन में इन्फेक्शंस हो गया है। तो ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बहुत ज़रूरी होती है, फिजिकल एज़ वेल एज़ मेंटल फिटनेस। जहाँ की आप सोच के बात करें कि हमें किससे क्या बात करनी है, और खुद फिट रहेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। आप तो क्या बोलते हैं, गेस्ट की सेवा कर सकते हैं। तो दूसरा होता है फिजिकल फिटनेस। तीसरा बोलते हैं पर्सनैलिटी। थैंक यू मैम।